नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विकारी और अविकारी शब्दों को। तो अविकारी शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जिसको हम काफी सेशंस पहले जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने ढेर सारी चीजें यहाँ पर समझ ली हैं। जिसमें हमने सबसे मेन चीज जो यहाँ पर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था शब्दों के भेद, यानी कि अव्यय शब्दों के भेद। तो अव्यय शब्दों के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं अविकारी शब्दों के, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहला भेद यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय जो है उसको हमने पढ़ लिया है और उसको हमने अच्छे से समझा और साथ ही उसके भी जो कुछ भेद थे उनको भी हमने यहाँ पर समझा। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा भेद पढ़ा, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय शब्दों के भी हमने बहुत सारे भेदों को यहाँ पर पढ़ा। और भेद पढ़ने का जो हमारा रीजन था वो था कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन अव्यय शब्दों के बारे में जाने जो कि हम प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में, और जो किसी भी परिस्थिति में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके भी 8 भेद पढ़े। उसके बाद जो लास्ट सेशन हमने पढ़ा था वो था समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक, देखिए संबंध बोधक में क्या था, संबंध बोधक। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको जो अगर आपको क्रिया विशेषण के भी अगर मैंने भेद बताए हैं तो उनको भी आप समझिए, रटिए मत। अगर आपको अव्यय के भेद बताए हैं तो उसको भी आप समझिए, रटिए मत। जैसे समझने के लिए जैसे मैंने कहा क्रिया विशेषण अव्यय, तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द यानी कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्द सारे के सारे आपके अव्यय होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि संबंध बोधक, जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए बाकी शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वो सारे के सारे शब्द आपके अव्यय शब्द होते हैं। उसके बाद हमने कहा समुच्चय बोधक, यानी कि जो दो पदों, पदबंधों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय यानी कि समूह बनाने का, ग्रुप बनाने का काम करते हैं, उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। तो लास्ट सेशन में हमने समुच्चय बोधक अव्ययों के बारे में ही पढ़ा था। इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी कि समूह के बारे में बताने वाला, ठीक है। तो जिन अव्यय पदों से, आप शब्दों भी लिख सकते हैं, जिन अव्यय पदों से या जिन अव्यय शब्दों से दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन्हें हम योजक शब्द यानी कि इन्हें ही हम योजक शब्द भी कहते हैं। योजक यानी कि जो जोड़ने वाला होता है, ठीक है। जैसे सीता और गीता, तो यहाँ पर और शब्द क्या है, वो योजक शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, ठीक है ना। ये क्या जोड़ रहा है, दो पदों को आपस में जोड़ रहा है। दो पद क्या है, दो शब्द क्या है, सीता और गीता, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई। मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी निकल गई। ये दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे हमने क्या कहा, मैं भागकर गया फिर भी गाड़ी छूट गई, ठीक है ना। फिर भी, ये क्या कर रहा है, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पर जो और है, फिर भी है, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय के पद हैं। और इसके भी मैंने आपको 2 भेद बताए थे। जिस तरह से हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद,
संबंध बोधक के 8 भेद। तो समुच्चय बोधक के भी आपको 2 भेद मैंने बताए थे। एक है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ध्यान से समझिएगा, एक है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर रटना नहीं है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से समझेंगे डिटेल में। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण यानी कि जो समान स्तर के यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 समान पदों, वाक्यों, पदबंधों, कथनों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, किंतु, अथवा आदि। जैसे हमने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व है, उसने दिन रात प्रयास किया किंतु वह असफल रहा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जिस तरह के शब्द है, और, तथा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, परंतु, ठीक है ना, और, तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो इसीलिए इसे भी यहाँ पर आगे 4 भागों में बांटा गया है, जिसको मैंने आपको इस तरह से बिल्कुल डिटेल में लास्ट सेशन में पढ़ाया था। जो एक था आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, जिसमें हमने पढ़ा था संयोजक यानी कि जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, जो साफ साफ बताते हैं कि 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया, तो यहाँ पे मानव भीतर गया और, तो और की जगह पे इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे हमने कहा अर्थात, एवं, व, तथा आदि। ठीक है ना। उसके बाद आपका संयोजक के बाद दूसरा देखिए विकल्पक, यानी कि 2 आपके जो वाक्य होंगे या जो 2 पद होंगे उनके बीच में ये विकल्प दिखाएगा, ऑप्शन दिखाएगा। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका और भी शब्द हो सकते हैं, अथवा, तो ये भी आपका विकल्प दिखा रहा है। ठीक है ना, राम अथवा श्याम। ठीक है, चुपचाप बैठो नहीं तो कक्षा से बाहर चले जाओ, तो ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है, यानी कि विकल्प दे रहा है। तो या, अथवा, नहीं तो, ये क्या है, विकल्पक है। ध्यान से समझिएगा, ये समुच्चय बोधक में समानाधिकरण अव्यय शब्द ही है, लेकिन ये कैसे है, इसमें आपको एक संयोजक मिल जाएगा जो 2 पदों को जोड़ रहा है, एक विकल्पक मिल जाएगा जो 2 पदों के बीच में ऑप्शन दे रहा है, एक आपका मिल जाएगा विरोधवाचक, यानी कि जो पहले सेंटेंस का, पहले वाक्य का विरोध कर रहा है, और दूसरा हो जाएगा परिणाम वाचक, यानी कि जो पहले वाक्य का परिणाम आपको बता रहा है। ठीक है, 2 तो हमने समझ लिए। पहला हमने पढ़ा यहाँ पर योजक, यानी कि जो जोड़ रहा है, संयोजक। ठीक है ना, दूसरा हमने पढ़ा विकल्पक, और तीसरा हमने यहाँ पर पढ़ा विरोधवाचक। तो जैसे मैंने कहा कि पहले वाक्य का विरोध कर रहा है, जैसे देखिए मैंने लिखवाया भी है आपको यहाँ पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आकाश में बादल छाए हैं, आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है ना। अब क्या फायदा जब आकाश में बादल छाए हों और वर्षा नहीं हो रही है, तो वो पहले वाली बात का विरोध कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता बादल है या नहीं है, क्योंकि वर्षा तो हो नहीं रही है। ठीक है ना। तो ये है विरोधवाचक, पहले वाले वाक्य का विरोध करेगा। उसके बाद बताया था परिमाणवाचक। ठीक है ना, वे शब्द जो वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं। जैसे हमने कहा कि जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, तो जल्दी चलो और इसका परिणाम, अगर जल्दी नहीं चले तो इसका परिणाम क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर हम जल्दी नहीं चले तो हम लेट हो जाएंगे, हमें देर हो जाएगी। ठीक है ना। एक तरह से इसमें जैसे अन्यथा, इसलिए, ताकि, ठीक है ना, जल्दी चलो ताकि लेट ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये इसके और भी ऑप्शन में हैं। तो ये थे आपके समुच्चय बोधक में
समानाधिकरण समुच्चयबोधक। ध्यान से समझिएगा, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द क्या है ये? समानाधिकरण। देखिए समुच्चयबोधक के दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण, कंफ्यूज मत होइएगा। समुच्चयबोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय शब्द। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्याधिकरण समुच्चयबोधक। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ लिया समानाधिकरण समुच्चयबोधक और इसके 4 भेदों को भी मैंने बता दिया जो लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पर भी आपको लिखवाए थे। फिर है हमारा व्याधिकरण समुच्चयबोधक। ध्यान से समझिएगा, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शब्द विचार, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका टॉपिक चलेगा वो आपका चलेगा वाक्य विचार, ठीक है ना। तो वाक्य विचारों में आपको समानाधिकरण, व्याधिकरण और आपके जो जितने भी तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन सबको आपने समझना पड़ेगा वहां पर। तो अगर ये चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी तो वहां फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो हम व्याधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों को पढ़ रहे हैं। क्या होता है व्याधिकरण? ये अव्यय एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ते हैं। ये अव्यय क्या करते हैं? एक या एक से अधिक उपवाक्यों को, देखिए अब ये उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, ये आप वाक्य में पढ़ेंगे। जब आप वाक्य टॉपिक पढ़ेंगे ना, वाक्य विचार, उसमें आप सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, एक या एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं, जो आपके उपवाक्य होते हैं उनको प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है व्याधिकरण। वो तो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है, ये दो उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ता है, इसीलिए इसे व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। अब देखिए ये बता रहा है कि पहले तो कहा यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, यानी कि प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है हमारा जो अगला उपवाक्य है, ठीक है ना। वो प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ा कि ठीक है, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। मैंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था, ठीक है ना। मेरे काम ना करने का रीजन यह है क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। अब देखिए इसके भी हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बता देती हूँ कि यदि तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा। तो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। यदि फल खाने हैं, यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि फल खाने हैं, आपको यदि फल खाने हैं तो आपको काटने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये एक जो प्रधान उपवाक्य है कि आपको अगर फल खाने हैं तो आपको काटने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सीमा परीक्षा नहीं दे सकी, सीमा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार है। सीमा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार है, या बीमार थी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बीमार है या बीमार थी, वह परीक्षा नहीं दे सकी
क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी को? व्याधिकरण जो एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें भी इसके भी भेद है, उनको हम समझेंगे। जैसे हमने वहां पर संयोजक कौन से हैं, विरोधवाचक कौन से हैं, परिमाणवाचक विकल्पिक कौन से हैं और परिमाणवाचक कौन से हैं वो बताया। तो यहाँ पे भी हम बताएंगे कि यहाँ पे कारण सूचक क्या है। जैसे हमने कहा कि सीमा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी, तो यहाँ पर क्योंकि शब्द क्या है, कारणवाचक है। ये रीजन बता रहा है कि क्यों उसने परीक्षा नहीं दी। तो इसी तरह से इसके कुछ भेद है, उनको पढ़ लेते हैं। तो इसके जो है 4 भेद यहाँ पर दिए गए हैं, पहले से समझ लीजिए जरा। कारण वाचक जो कारण बताएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। संकेत वाचक, ठीक है ना। उसके बाद स्वरूप वाचक, और उसके बाद नंबर 4 है आपका उद्देश्यवाचक। ठीक है, इसके भी ये 4 भेद हैं। किसके? व्याधिकरण समुच्चय बोधक के। जिस तरह से समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद थे, उसी तरह से व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद है। कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। जैसे मैंने कारणवाचक में आपको बताया कि सीमा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। मैंने कार्य नहीं किया क्योंकि मैं गंगा स्नान करने गया था। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्याधिकरण के भेद, व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। अब कौन कौन से भेद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक के? पहला क्या बताया मैंने आपको? कारण बोधक या कारण वाचक। कारण बोधक भी कह सकते हैं, यानी कि कारण बताने वाला, और कारण वाचक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जो कारण को बता रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में एक तरह से जिस शब्द द्वारा, अब यहाँ पर आप ना ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस पूरे चीज को लिख सकते हैं जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा। ठीक है, मैं केवल लिखूंगी जिस शब्द द्वारा, आप पूरा लिखेंगे। जिस शब्द द्वारा कार्यकरण का वाक्य में कार्यकरण, कार्यकरण क्या है कि काम के होने या न होने का रीजन। ठीक है, कार्यकरण क्या है? काम के होने या न होने का रीजन, तो इसीलिए बताया है कारण। ठीक है, जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्य में कार्यकरण का पता चले, क्या कहलाता है? कारण वाचक कहलाता है। कार्यकरण का पता चले, कारणवाचक कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण, वह जल्दी नहीं चल पा रहा है या रहा क्योंकि
वह जल्दी नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई। वह जल्दी नहीं चल पा रहा है, जल्दी नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। ये रीजन यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि साफ पता चल रहा है आपको कारणवाचक कि वह जल्दी इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। और इसलिए यहाँ पर ये शब्द इसलिए, ठीक है, चूंकि, गाड़ी छूट गई इसलिए मैं लेट हो गया। ठीक है ना। तो ये रीजन है, ये सारे क्या है, कारण है। जैसे हमने कहा वह जल्दी नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आई है। तो इसके अलावा और भी जो उदाहरण है वो इस तरह से है, इसलिए, चूंकि, आदि। समझ आया सभी को? जिस तरह से हमने संयोजक शब्दों के विषय में बताया था और आपके परिणाम वाचक के विषय में बताया था, वैकल्पिक के विषय में बताया था, विरोधवाचक के विषय में बताया था, उसी तरह से कारणवाचक हमने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या बताया था आपको, अगला संकेतवाचक। संकेत वाचक क्या होता है? संकेतवाचक पढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए, वह शब्द, कौन सा शब्द? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, ये आप खुद से लिखेंगे। वह समुच्चय बोधक जो है शर्त या संकेत को प्रकट करते हैं। ठीक है ना। वह शब्द जो, कौन से शब्द? वह समुच्चय बोधक। ठीक है ना। वह समुच्चय बोधक शब्द जो शर्त या संकेत जो या को संकेत या शर्त को प्रकट करते हैं, संकेतवाचक कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। शर्त या संकेत को जो प्रकट करते हैं, कैसे है ये? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। आप यहाँ पर पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो शर्त या संकेत को प्रकट करते हैं, संकेतवाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा। यदि वर्षा नहीं हुई, ठीक है ना, यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। क्या कर रहा है? साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, संकेत एक तरह से किया जा रहा है। और यहाँ पर होता है ना, हम शर्त भी इसी तरह से लगाते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे। ठीक है। तो ये भी जहां पर संकेत या शर्त प्रकट हो, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यदि वर्षा नहीं हुई तो फसलें
नष्ट हो जाएंगी, फसल जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, यद्यपि, और यद्यपि को एक्सप्लेन करने के लिए क्या 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 लिखते हैं हम, यद्यपि को तथापि। ठीक है ना, या ज्यों ही, कहते हैं ना, ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही वर्षा प्रारंभ हो गई। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। कुछ तो जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही। ठीक है ना, ये सब क्या है, संकेत वाचक है। क्या है, संकेत वाचक, यानी कि ये संकेत कर रहे हैं ऐसे वाक्यों में जैसे ये, और ये सारे के सारे अव्यय शब्द है, ध्यान से समझिएगा। हम अव्यय शब्द को पढ़ रहे हैं, ट्रैक से नहीं भटकेंगे। अव्यय शब्दों में अव्यय शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, और उसमें भी उसका दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर और क्लियर किए। नेक्स्ट जो है अगला हम पढ़ते हैं, पहला बताया था आपको कारणवाचक, दूसरा संकेतवाचक, और तीसरा आपको यहाँ पर मैंने बताया था स्वरूपवाचक। नंबर 3 स्वरूप वाचक। अब क्या होता है स्वरूप वाचक, मैं खाली वे शब्द लिख रही हूँ। ठीक है ना, आप उसमें पूरा पूरा लिख सकते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है ना, मैं केवल वे शब्द लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है ना, जिस शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द का, व्याधिकरण समुच्चय बोधक का, समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग, जिस व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग पहले पहले जो पहले प्रयुक्त शब्द, ठीक है ना, पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को, देखिए जिसको स्वरूप वाचक किसको कहा जाता है, जो उसी का स्वरूप हो, यानी कि जिस व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है ना, वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, स्वरूपवाचक कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जिस व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे स्वरूपवाचक कहते हैं, स्वरूपवाचक कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभिलाषा मुस्कुरा रही है, यानी वह मान गई। ठीक है ना, जब दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं है।
ठीक है ना। लेकिन जब हमें लगता है कि यार अरे अब तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है या मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, तो लगता है कि अब वो झगड़ा खत्म करने वाली है या झगड़ा खत्म करने वाला है, ठीक है ना। जब हमारे आपस में दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। अभिलाषा मुस्कुरा रही है यानी वह मान गई। तो यानी कि हमने उसके मान गई इस बात को कैसे हमने समझा, क्योंकि वो मुस्कुरा रही है, ठीक है ना। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो मुस्कुरा रही है यानी कि वह मान गई, तो हमने उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसमें आप मानो शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है, या आपका अर्थात शब्द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है, आदि। तो इस तरह से ये हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक का तीसरा पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। फटाफट से चौथा पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं, उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक उद्देश्यवाचक यानी कि जो उद्देश्य को, अब इसमें हम फटाफट से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पता चल रहा है नाम से ही कि ये जिस शब्द द्वारा कार्य करने के उद्देश्य के बारे में पता चले, ठीक है ना। कार्य करने के उद्देश्य का पता चले। इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा, अच्छे से ढंग से लिखिएगा। जिस व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से कार्य करने के उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्य वाचक कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध दे दो, बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप रहे। बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप रहे, ताकि, ठीक है ना। इसका और एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, जिससे, ठीक है ना। तो ये दो उदाहरण हमने पढ़े और आज हमने यहाँ पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो शब्द हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों ही टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, समुच्चय बोधक और आपके संबंध बोधक। तो लास्ट सेशन में हमने संबंध बोधक को क्लियर किया था और आज हमने समुच्चय बोधक को क्लियर किया है। समुच्चय बोधक के भी दोनों पार्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर लिया है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो समान स्तर के वाक्यों और वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और व्याधिकरण जो आपके एक तरह से एक या एक से अधिक उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। चार भेद उसके यहाँ पर क्लियर किए, चार भेद इसके यहाँ पर क्लियर किए। तो आज घर पर जितना भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, और कहीं पर भी कोई डाउट लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो उसको नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन